डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लव नर्सिंग पे। जैसा कि आप लोगों ने हमारा जो आज का जो वीडियो है, इसका टॉपिक है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ह्यूमन बॉडी में किस तरह वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, ये अटैक करते हैं, ये संक्रमण करते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी अस्वस्थ हो जाती है या संक्रमण से रहित हो जाती है, संक्रमण उसमें प्रवेश कर जाता है। तो आज मैं एनम फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, पीएससी का कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इलनेस, अस्वस्थता की अवधारणा। जैसा कि आप हमारा स्क्रीन में देख ही रहे होंगे कि अस्वस्थता की अवधारणा मेन टॉपिक का, मेन जो पॉइंट आज का कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इलनेस कि अस्वस्थता की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, एक्चुअल में अस्वस्थता होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एएनएम के कॉलेज एग्ज़ाम और उसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों में ही इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और किसी भी तरीके का कोई अगर डाउट होता है टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अस्वस्थता, अस्वस्थता की अवधारणा और परिभाषा। अस्वस्थता है क्या, ठीक है, इसकी अवधारणा क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो अस्वस्थता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस क्या है? अस्वस्थता एक ऐसी अवस्था है, अस्वस्थता एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता कम और धीमी हो जाती है, क्योंकि स्वस्थता और अस्वस्थता में आपसी संबंध होता है। जैसे कि आप जो डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे शो हो रही है, इसमें क्या लिखा है, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता कम और धीमी हो जाती है। मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति स्वस्थ है, अगर उसमें ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं कि वो पहले के अपेक्षा काम कम करने लगता है, या उसे काम करने का मन नहीं करता है, उसे थकावट महसूस होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अस्वस्थता कहते हैं। या उस पर्सन को कोई ना कोई परेशानी है या कोई ना कोई बीमारी है, या किसी भी बीमारी के कॉज या किसी भी बीमारी के होने का लक्षण है। ठीक है, जैसा कि तो इस जो डेफिनेशन आपकी अस्वस्थता की है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि यह एक ऐसी अवस्था है, मतलब यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता कम, कार्य करने की क्षमता है, जो उसकी एनर्जी पावर है, वो कम हो जाती है और धीमी हो जाती है। मतलब क्या है, वो पहले की अपेक्षा कार्य करने में कम सक्षम रहता है। ठीक है, क्योंकि स्वस्थता और अस्वस्थता में आपसी संबंध होता है। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा या अस्वस्थ होगा, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के आदि है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि अस्वस्थता की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब क्या है, वेबस्टर के अनुसार, ये साइंटिस्ट है। ठीक है, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या, अस्वस्थता को, उसकी कार्य करने की क्षमता को उन्होंने अपने वर्डों में परिभाषित किया है। जो जब देखते हैं कि इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग अस्वस्थता को या कार्य करने की क्षमता को किस तरह परिभाषित किया है। मनुष्य के स्वास्थ्य की एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य के शरीर में जैविक चिन्ह, जैविक चिन्ह क्या होता है, इसे जिसे बोलते हैं वाइटल साइन, अपनी सामान्य अवस्था में कार्य नहीं करते हैं और मनुष्य की कार्य क्षमता में कमी आती है। ठीक है, वाइटल साइंस क्या है आपका, जिसमें आपका आता है पल्स है, बीपी है, रेस्पिरेशन है। ठीक है, जो पेशेंट के या पर्सन के जो वाइटल साइन होते हैं, उसमें क्या होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग या सही विधिवत तरीके से वो कार्य नहीं कर पाते हैं, और उसमें क्या है, कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटियाँ दिखाई देने लगती हैं, कुछ ना कुछ अबनॉर्मल साइन दिखाई देने लगते हैं, जैसे फीवर आना। ठीक है, पर्सन को स्वेटिंग वगैरह होना, चक्कर वगैरह आना। तो ये सारे लक्षण क्या हैं,
पर्सन की या उस इंडिविजुअल की कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आप परिभाषा में आप देख ही रहे हैं, जो वेबस्टर के अनुसार परिभाषा दी है कि मनुष्य के स्वास्थ्य की ऐसी अवस्था, ठीक है, मनुष्य के स्वास्थ्य की ऐसी कंडीशन या ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के इनर साइड, आंतरिक जैविक चिन्ह, वाइटल साइन अपनी सामान्य अवस्था में कार्य नहीं करते हैं। मतलब क्या है, जैसे पर्सन का नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg, तो क्या होगा, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाएगी, ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया की कंडीशन आ जाएगी। तो जिससे क्या है, पर्सन की कार्य करने की क्षमता प्रभावित होगी। अब नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है, ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। अब ऑक्सफोर्ड के अनुसार क्या है, रोग शरीर रोग शरीर या अंग को ऐसी अवस्था जिसमें शरीर के किसी अंग की कार्य प्रणाली बाधित हो। इस इनमें क्या कहा, इन्होंने क्या कहा है कि रोग शरीर या कोई व्यक्ति है, इन्फेक्टेड है या उसमें कोई संक्रमण है, या अंग को ऐसी अवस्था जिसमें अंग यानी कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, जैसे हेडक हो रहा है, ठीक है, या उसका कोई इंजर्ड हो गया है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, ठीक है, जिससे शरीर या कार के किसी भी अंग की कार्य प्रणाली बाधित होती है, या कोई व्यक्ति क्या है, अपंग है, ठीक है, वो खेल नहीं सकता, कूद नहीं सकता, ठीक है, या चोट लगी है उसे, कोई भी ना कोई ट्रोमा है जिससे वो बाधित है। बाधित क्या है, जो उसके कुशल कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, ये है किसी अंग की कार्य प्रणाली बाधित हो, ऑक्सफोर्ड के अनुसार। ठीक है, अब आप देख रहे हैं अस्वस्थता की परिभाषा। अब आपने अभी इस लेक्चर में देखा कि ये होता क्या है, ठीक है। अब अस्वस्थता की परिभाषा क्या है, ठीक है। अस्वस्थता का डेफिनेशन ऑफ इलनेस, ठीक है। तो अस्वस्थता का अर्थ है शरीर का, सॉरी, अस्वस्थता का अर्थ है व्यक्ति का शरीर मानसिक, सामाजिक एवं विकास, बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक स्थिति कम हो जाती है, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य की तुलना में कम हो जाती है। ये क्या है, व्यक्ति अस्वस्थ है। अब अस्वस्थता का अर्थ क्या है, ठीक है, इसका अर्थ होता है कि अभी आपने इसके बारे में जाना, अब इसका अर्थ क्या है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है। तो व्यक्ति का शरीर, कोई भी इंडिविजुअल है, उसका शरीर है, उसमें मानसिक, उसका मेंटली कोई प्रॉब्लम आ रही है, सोशली सामाजिक कोई परेशानी आ रही है, ठीक है, या आध्यात्मिक स्थिति कम हो जाती है, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य की तुलना में कम हो जाती है। मतलब क्या है, जो व्यक्ति हेल्दी तरीके से कार्य कर रहा था, अब वो पूर्ण रूप से हेल्दी तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है, क्या उसे कुछ ना कुछ उसमें अबनॉर्मलिटियां हैं, कुछ ना कुछ उसमें अस्वस्थता है ही, जिसके कारण क्या है, कोई ना कोई उसका जो वाइटल ऑर्गन है प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये कंडीशन कॉज हो रही है। अब आप देख रहे हैं बीमारी के कारण क्या है, डिजीज कॉज, इसके कारण क्या है। बीमारी के कारण विभिन्न वैज्ञानिकों व दार्शनिकों ने रोग के कारकों को कई मत प्रस्तुत किए। इस बीमारी के कारण क्या था, जो कारक थे, जो रीजन थे, उन वैज्ञानिकों ने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी थ्योरियां दी, ठीक है। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, दैवी सिद्धांत। दैवी सिद्धांत क्या था, आप देखिएगा, प्राचीन काल में माना गया कि रोग के लिए दैव शक्ति जिम्मेदार है, दैवी शक्तियां या दैव शक्ति जिम्मेदार है, ठीक है। माना जाता है कि माना जाता है कि से रुष्ट हो जाते हैं तो हमें रोगी बना देते हैं। इस सिद्धांत को उसी समय अशिक्षा और अंधविश्वास के कारण बढ़ावा मिला।
जो साइंटिस्ट ने अपनी कॉन्सेप्ट दी है, तो उसमें क्या था कि प्राचीन काल में ये माना जाता था किसी को कोई अगर परेशानी हो रही है, कोई उसका वाइटल ऑर्गन है या उसका शरीर है जो पूर्ण रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो वो मानते थे कि दैविक शक्तियाँ हैं, जादू वगैरह है, टोना वगैरह है, ये वर्ड आजकल भी यूज़ होते हैं। जहाँ लोग कम एजुकेटेड हैं, वहाँ ये भी आजकल वर्ड को यूज़ भी किया बताया जाता है कि कुछ पुराने कर्म हैं आपके, या आपने ऐसा नहीं किया जिसके कारण आपको ये सब करना पड़ रहा है। तो जिसके कारण क्या था, ये जो भ्रम थे जो लोगों के कि दैवी शक्तियां हैं, कि आपने प्राचीन काल में मिथ थे, उन मिथ के आधार पर रोगी बना देते थे। पहले क्या आता था कि अभी आप देखते हैं किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो तुरंत क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर तुरंत ट्रीटमेंट लेते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद उस डिजीज से क्योर हो जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जब किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाता था तो तुरंत वो उसे आइसोलेट कर देते थे, उसके पास कोई जाता नहीं था, साथ कोई खाना पीना उठना बैठना सब बंद कर देते थे। ठीक है, क्या कहते थे कि ये प्रकोप है, कि कोई दैविक शक्ति है, इसका प्रकोप है, जिसके कारण क्या था, व्यक्तियों की मृत्यु हो रही थी। ठीक है, तो इस सिद्धांत को उस समय अशिक्षा और अंधविश्वास के कारण बढ़ावा मिला। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है, आप देखिए रोगाणु सिद्धांत, जर्म थ्योरी क्या है। इस सिद्धांत को 20वीं शताब्दी के शुरू में लुईस पास्चर ने दिया। इनके अनुसार रोगों की उत्पत्ति के लिए रोगाणु जिम्मेदार होते हैं, ना कि दैविक शक्तियां। ठीक है, तो जो रोगाणु सिद्धांत था, तो जो रोगाणु सिद्धांत था, इस सिद्धांत को लुईस पास्चर ने दिया था। ठीक है, और लुईस पास्चर ने जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने क्या बताया था कि रोगों की उत्पत्ति रोगा की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके लिए क्या जिम्मेदार है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जिम्मेदार हैं, ना कि दैविक शक्तियां। ठीक है, तो जो रोगाणु सिद्धांत दिया था, जर्म थ्योरी दी गई थी, इस थ्योरी ने ये कंफर्म किया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये किसी ना किसी वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ के कारण ये कंडीशन कॉज होती है। तो इसका जो मेन रीजन है क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई है, ना कि कोई दैविक शक्ति। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। आशा करता हूँ आपके लिए जो आज की क्लास है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। इसलिए से इस आपके जो जीएनएम का जो रिवीजन क्लासेस आ रही है, जो मेरा बैच आपको रिवीजन क्लासेस ला रहा है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जो मेरे जो ड्रिल ऑफ नर्सिंग की टीम है उसका जो मेन गोल है, उस गोल को पूर्ण कर सके। थैंक यू।